गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे। डेटा हैंडलिंग में हम लोगों ने जो मेन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं डेटा हैंडलिंग की वो पढ़ ली थी। और कल हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। दो टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो अनग्रुपिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग नहीं करते हैं डेटा की, ठीक है, और उसके लिए हम लोग टैली मार्क्स यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्लास इंटरवल में करते हैं। अब क्लास इंटरवल की जो साइज़ होती है वो सेम होती है। अच्छा, हर क्लास इंटरवल की अपनी अपर लिमिट होती है और अपनी लोअर लिमिट होती है। तो क्लास इंटरवल की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल माइनस द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल। और उसके बाद आता है क्लास मार्क्स। जो क्लास मार्क होता है उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोगों ने कल ये चीज़ पढ़ी थी। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुपिंग होती है 0 to 10, 10 to 20 वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स वाला, और उसमें भी हम लोगों ने टेली मार्क्स बनाए थे। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में आज, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ होता है जब हम डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ बार्स, बाय मेकिंग द बार्स। तो उस पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ मेथड। अब इसकी डेफिनेशन होती है इन वर्ड्स की, इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा in which we draw the graph, in which we draw the bar and the width and the spacing between the bar is same. बार की width जो होती है वो सेम होती है, उनके बीच की spacing सेम होती है। and on the x axis we represent the variable and on the y axis we represent the value of the variable and the height of the particular bar, कि किसी भी बार की हाइट कितनी होगी, it depends on the value of the variable, ठीक है। तो इसको एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। In order to represent data in pictorial form, with the help of making bars called as bar graph, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, द विड्थ ऑफ द बार्स रिमेन्स सेम, और सेकेंड ये होता है इसका द स्पेसिंग बिटवीन the spacing between the bars remains same। एक important point और होता है, वेरिएबल जो होता है वो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ये y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, और हाइट ऑफ द जो बार होती है, height of the bar depends on it। मैं वापस समझा देती हूँ एक बार। इसमें क्या होता है, बार ग्राफ जो होता है, जब भी हम डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग बार ग्राफ की मदद से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बार हम लोग बनाते हैं, बार ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हर पर्टिकुलर जो बार होता है उसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, वो सेम होती है। वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी बार को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। दूसरा, जो हर पर्टिकुलर बार्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड चीज़ होती है वेरिएबल की, वेरिएबल जो होता है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, वेरिएबल एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, और जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है, वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हाइट होती है बार ग्राफ की,
जो हाइट होती है पर्टिकुलर बार ग्राफ की वो किस पे डिपेंड करती है कि वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये तो इसका मतलब लिखने वाली चीज़ हो गई। अगर ये अपन को डेफिनेशन वगैरह है तो अपन किस तरीके से लिखेंगे, और कुछ चीज़ें जो हमने अंडरस्टैंड करी। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप अपने बोर्ड के राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, एक बार ग्राफ बना हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाने से पहले इस मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रीडिंग ऑफ द बार ग्राफ की। बार ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि बार ग्राफ जो है वो हम बनाते क्यों हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और फिर हम एक आधा क्वेश्चन वो कर लेंगे जिसमें बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं वो भी इसमें बता देंगे। अब पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 7th 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। अब क्या हुआ, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट से हर स्टूडेंट से जाके पूछा कि उनके डेट ऑफ मतलब मंथ ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। अब उन्होंने अपना डेटा दिया, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया और हम लोगों ने उस डेटा को किस पे रिप्रेजेंट किया, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। अब देखो इसके अंदर क्या है, दो एक्सिस हैं, एक तो एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल कौन सी है, वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करिए, मंथ ऑफ द बर्थ, ठीक है, मंथ ऑफ बर्थ। तो ये वेरिएबल है क्योंकि ये हमेशा चेंज हो रहा है। हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारे स्टूडेंट्स जनवरी में ही बॉर्न होंगे, हर स्टूडेंट्स अलग अलग मंथ में बॉर्न होगा, तो वो वेरिएबल हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जनवरी में कितने बच्चे बॉर्न हुए, ठीक है भाई, मंथ क्या है वो तो वेरिएबल है। जनवरी टू दिसंबर हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। वाई एक्सिस पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जनवरी में कितने स्टूडेंट्स जो है वो बॉर्न हुए वो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है। फरवरी में कितने हुए, फिर मार्च अप्रैल ऐसे करके। अब हम लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें पता चला कि 7 से ज़्यादा इस डेटा को बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बार की जो हाइट है वो मैक्सिमम 6 तक आ रही है, तो हम लोगों ने 7 तक बना दिया इसको। यहाँ पर हम लोगों ने पूरे मंथ लिख दिए, ठीक है। अब ये बार ग्राफ जो भी बना है उसके अंदर पहले मैं आपको बता देती हूँ इस बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। ये जो पर्टिकुलर बार ग्राफ है, ये जो पर्टिकुलर बार है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से बच्चे जनवरी में पैदा हुए हैं और जनवरी में कितने बच्चे बॉर्न हुए। 4 स्टूडेंट्स वर born in January, then in February the value, इसकी जो बार ग्राफ की हाइट है वो कहाँ तक आ रही है, 5 तक आ रही है, तो 5 स्टूडेंट्स वर born in February। मार्च में 2 स्टूडेंट्स born हुए, अप्रैल में भी 2 स्टूडेंट्स, मई के अंदर 4 स्टूडेंट्स वापस born हुए, जून के अंदर ओनली 1 स्टूडेंट, जुलाई के अंदर 2 स्टूडेंट्स, देन अगस्त के अंदर 5 स्टूडेंट्स, सितंबर में 6 स्टूडेंट्स, अक्टूबर में 3 स्टूडेंट्स, नवंबर में 2 स्टूडेंट्स और फिर दिसंबर में वापस 4 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ही बार ग्राफ है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है इसके बेसिस पे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के मंथ में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न थे। तो आप सबसे पहले बार ग्राफ देखो, आप देखो इसकी हाइट कहाँ तक है, इसकी हाइट जो है वो 2 तक ही जा रही है, 2 वेरिएबल तक जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आप इसको मैं तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आपको जब क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो 2 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। दूसरा क्वेश्चन है इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, ऐसा कौन सा मंथ है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो बॉर्न हुए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो वाई एक्सिस पे हैं, तो जो बार की हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पे, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, बार ग्राफ में जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है सितंबर की, सितंबर में 6 स्टूडेंट्स बॉर्न थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सितंबर में बॉर्न हुए थे। और कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे, 6 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे, क्यों, क्योंकि बार ग्राफ की हाइट वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा है। एंड द थर्ड क्वेश्चन है इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, मिनिमम मतलब जहाँ पर बार ग्राफ की हाइट सबसे कम होगी। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन जून, जहाँ पर ओनली 1 स्टूडेंट बॉर्न हुआ था, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के मंथ में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे, तो इसकी हाइट 2 तक जा रही है, ओनली 2 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन सितंबर एंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द जून। सितंबर में बार ग्राफ की हाइट सबसे ज़्यादा है तो हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डायरेक्टली पता चल गई, और जून के अंदर जो है मिनिमम है, सबसे छोटी हाइट है, तो हमें वो भी पता चल गया।
स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को ग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ग्राफ है इस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक साइड तो मतलब जो एक्स एक्सिस हैं वो स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद वो जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है, कोल प्रोडक्शन है इन मिलियन टन्स। ठीक है, तो ये जो बार ग्राफ है वो ये बता रहा है कि किस किस पर्टिकुलर स्टेट्स में कितना कितना कोल प्रोड्यूस होता है इन मिलियन टन्स। ठीक है, अब बात है 10, 20, 30, 40 टिल 100 तक है और यहाँ पर सारी स्टेट्स हैं। अब बात हो रही है इसकी 19। अच्छा, अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो बार ग्राफ है जो इस तरीके से बना हुआ है, ये ईयर 1992 को, ये ईयर 1992 टिल 1993 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला ब्लॉक जिसके अंदर मेरे पास इस तरीके से रेड कलर की स्ट्रिप्स हैं, वो जो बार ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर 1993 टू ईयर 1994। ठीक है, अब बात हुई बिहार में। ठीक है, सबसे पहले इस बार ग्राफ को हम लोग खुद ही रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बात हुई बिहार की। बिहार के अंदर जो बार ग्राफ था 1992 से 1993 के बीच में 70 टन्स ऑफ कोल जो है वो क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद 1993 टू 1994 80 टन्स का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है ना, इन बिहार। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में 92 से 93 के बीच में 10 टन ऑफ कोल प्रोड्यूस हुआ और 93 से 94 में भी वही सेम स्थिति रही, तो 10 टन जो है, 10 मिलियन टन वो जो है वो कोल प्रोड्यूस हुआ। मिलियन टन की बात हो रही है। ठीक है, इन वेस्ट बंगाल 92 टू 93 they produced 20 million tons of coal and from 93 to 94 30 millions. Same in case of Andhra Pradesh, 30 million ton of coal from 92 to 93 and from 93 to 94 it was 40 million ton of coal. And then we have last Madhya Pradesh in which they produced 70 million ton of coal from 92 to 93 and from 93 to 94 in 1 year they produced 80 million tons of coal. Now what is the question asking? What are these 4 questions? The first question is what information is given in the bar graph? The information that is given in the bar graph is that कि 92 से 93 और 93 से 94 के बीच में कितनी स्टेट्स के अंदर हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ कोल वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि द इन्फॉर्मेशन दैट इज डिपिक्टेड इन द बार ग्राफ इज दैट फ्रॉम द ईयर 92 टू 90, फ्रॉम 92 to 93 and from 1993 to 94 how many million tons of coal were produced in different states such as Bihar, UP, West Bengal, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. पहला क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया। आई एम नॉट राइटिंग द आंसर्स ओवर हियर। The second, which two states have same production in 1993 and 1994? अब 1993 और 1994 की बात हो रही है, कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिनकी प्रोडक्शन सेम है इन ईयर 93 टू 94? तो हमको ये वाला बार ग्राफ देखना है जिसमें रेड स्ट्रिप है। तो हम देखेंगे रेड स्ट्रिप में ऐसे 2 पर्टिकुलर बार ग्राफ जिनकी हाइट सेम रहेगी। भाई बिहार के अंदर 80 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस हुआ था 93 टू 94 एंड सेम इन द केस ऑफ मध्य प्रदेश 80 मिलियन टन ऑफ कोल वाज प्रोड्यूस्ड। क्योंकि इनकी हाइट्स क्या है, सेम, तो उस केस से हमें आइडिया लग गया। तो कौन सी ऐसी स्टेट है, बिहार, ठीक है ना, एंड MP। द थर्ड क्वेश्चन इज नेम द स्टेट हैविंग सेम प्रोडक्शन इन बोथ ईयर्स। अब ऐसी कौन सी स्टेट है जिनके अंदर 92 से 93 और 93 से 94 के बीच में सेम प्रोडक्शन थी? तो ओनली वन वी कैन सी ओवर हियर, यूपी, जिसके अंदर हाइट जो है बार ग्राफ की वो सेम ही रही है। तो उस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। Then the fourth question, which state has minimum production? Minimum production is also of UP, क्योंकि यहाँ पर only in 2 years only total 20 tons of 20 million tons of coal was produced in comparison with other cities. ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रिजल्ट्स ऑफ पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th CBSE एग्जामिनेशन फॉर 5 years आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस टेबल के अंदर दे हैव गिवन अस अ टेबल वो टेबल कुछ इस तरीके से बनी हुई है।
अब इस टेबल में दे रखा है एक तो ईयर, अब ईयर है 1994 टू 1995, 1995 टू 1996, फ्रॉम 96 वी हैव 97, 97 से 98 और 98 से 99। नाइन्टी एट से 99, ठीक है। अब ये 10th है और ये 12th है। 90, 95, 95, 80, 90, 85, 80, 90, 98 एंड 95, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि पास परसेंटेज है क्लास 10th के और क्लास 12th के इतने पर्टिकुलर ईयर्स के, ठीक है। तो 94 से 95 के बीच में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ड इन क्लास 10th एंड 95 स्टूडेंट्स वर पास्ड इन क्लास 12th। इन केस ऑफ 95 टू 96, 95% 10th में पास हुए, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 12th में पास हुए। 96 टू 97, 90% स्टूडेंट्स 10th में पास हुए और 12th में 85% स्टूडेंट्स। 97 टू 98, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स 10th में पास हुए और 12th में 90% स्टूडेंट्स पास हुए और 98 टू 99, 98% स्टूडेंट्स पास हुए 10th में और 95% पास हुए 12th में। अब इसका मुझे बार ग्राफ बनाना है, तो आप ये देखना इसका जो बार ग्राफ होगा उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो अलग अलग ईयर्स हैं और उसमें कितने % स्टूडेंट्स पास हुए वो बनाना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो बार ग्राफ बनेंगे जुड़े हुए एक साथ, क्योंकि एक ही ईयर के अंदर दो का रिप्रेजेंट किया है, एक तो 10th का भी हमको रिप्रेजेंट करना है, एक 12th का भी रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखना बार ग्राफ जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब हम बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हमने स्केल से, यहाँ पर तो मैं आपको, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं तो इस तरीके से बना रही हूँ रफ डायग्राम ड्रॉ करके, जिसमें मेरे बार्ड्स की ऑब्वियसली टेढ़े मेढ़े ही बने हैं, तो लेकिन आपको जब आप कॉपी में बनाओगे आप उसका स्केल से यूज़ करना, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस है पहले तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। और इधर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो रही है वाई एक्सिस पे, ये रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम लोग लेंगे ही 10, 20, 30, 40 या तो इस तरीके के वेरिएबल्स ले लो, या फिर आप क्वेश्चन में कुछ और वेरिएबल लेना चाहो, जैसे मान लो अगर आपने बोला 2 की टेबल वाले वेरिएबल ले लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप 2 की टेबल बनाओगे तो 98 तो उसमें कितना ही आगे आएगा, तो आपको बहुत सारे हाइट जो हो जाएगी बार ग्राफ की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने जब आप एक्चुअली में इसको बनाओगे तो आप इसको ग्राफ पे बनाओगे, तो ग्राफ में वो जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं तो आपके लिए क्या है, डिवाइड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा मैं 100 ऊपर ले लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। अब बात है पहले 10th की, ठीक है। तो पहले हम बार ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने 10th के स्टूडेंट्स लिए, 94 टू 95 यहाँ रिप्रेजेंट होगा, 95 टू 96 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। अब आप देखते रहना क्या किया मैंने, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास इन क्लास 10th, तो पहले मैं बार ग्राफ इस तरीके से बनाऊंगी कि उसकी हाइट जो है वो 90 तक चली जाए, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, लेकिन आप इसको जब स्केल से बनाओगे तो आपका सीधा बनेगा, ठीक है। इन केस ऑफ 12th 95% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास, तो 95 को 90 से 100 के बीच में आएगा, तो मुझे ग्राफ की मिड वैल्यू लेनी है, इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद in 95 to 96, 95% of the students were passed in class 10th, तो 95 का यहाँ पर आएगा इसके बराबर, और 12th में 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ उसकी वैल्यू 80 तक ली और इस तरीके से बार ग्राफ बना दिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, बार ग्राफ की विड्थ सेम होनी चाहिए,
ये अभी मैंने यहाँ पर बोर्ड पे बनाया तो ये थोड़े टेढ़े हो गए हैं, इनकी विड्थ भी आपको सेम नहीं लग रही होंगी, लेकिन अगर आप इसको कॉपी में बनाएंगे, आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो उसके विड्थ बिल्कुल प्रॉपर है, वैसे ही आपको बनाना है तभी मार्क्स मिलेंगे। थर्ड, 96 to 97, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ड इन क्लास 10th। तो मुझे बार ग्राफ की विड्थ अब कहाँ तक लेके जानी है, 90 तक लेके जानी है, तो यहाँ तक तो मैंने 90 तक बना दी। अब उसके बाद 85% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ड इन क्लास 12th। 85% ऑफ द स्टूडेंट्स 90 से 80 के बीच में इस तरीके से कहीं बन जाएगी, ठीक है। फिर बात होती है 97 to 98, 80% जो है वो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो 80 की इस तरीके से हाइट बनेगी और 90 इस तरीके से बनेगा। 98% 10th में 98% स्टूडेंट्स, जब आप इसको बार ग्राफ पे बनाएंगे, ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो छोटे छोटे स्क्वायर होंगे, तो आपके लिए 98 बनाना आसान होगा। 95, 100 से 90 के बीच में इस तरीके से 12th क्लास रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब 12th और 10th में डिफरेंस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12th वाले पार्ट को क्या करेंगे, रेड पार्ट से शेड कर देंगे ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, अब एक तो ये आपको बार मतलब वहाँ पर ग्राफ पे ही अगर आपको मिले तो आपको रिप्रेजेंट कर देना है। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्लास 12th, ठीक है। अब ईयर की बात हो रही है तो 94 to 95 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, 95 to 96 यहाँ पर, 96 to 97, 97 to 98 और 98 to 99। इस तरीके से हम लोगों ने बार ग्राफ जो है वो बना दिया है इस टेबल को देख करके। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इससे हमने इसमें दिया ही नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन तो इसमें कुछ पूछा नहीं है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन कभी कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा 10th में किसकी परसेंट आई थी, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा ईयर था जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वर पास्ड। तो हम क्लास 10th में देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो 95 की है, ठीक है, और इसकी हाइट भी 95 की है। तो इन ईयर 95 to 96 एंड 98 to 99 क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए थे इन परसेंटेज, ठीक है। अब बात होती है, अच्छा नहीं, क्लास 12th की बात हो गई, तो हम लोग क्लास 12th को देख रहे थे, ठीक है। अब बात होती है क्लास 10th की। क्लास 10th के अंदर 98 मैक्सिमम है, ये 98 to 99, 98% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये 98% है, ठीक है, ये 98 है, तो 98% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ड। इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी अलग से बन जाएगी, यहाँ पर सबसे बड़ी हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10th में इन परसेंटेज कब पास हुए, तो कौन से ईयर में, 97 to 98 के बीच में क्लास 10th के अंदर ओनली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट पास्ड। तो इसका मतलब क्या है, जब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास हुए तो सबसे कम जो है स्टूडेंट्स पास हुए इन क्लास 12th इन ईयर 95 to 96, 80 स्टूडेंट्स वर पास्ड इन क्लास 12th। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वर पास क्लास 12th। ये जो भी डेटा होता है ये हम बार ग्राफ से ही देख सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए तो आपको बार ग्राफ को इस तरीके से बनाना है ताकि हम लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम इस बार ग्राफ को देखकर ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ट्राई टू मेक योर बार ग्राफ अट्रैक्टिव एंड क्लियर ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।